बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम स्टडी करेंगे अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर और डायरेक्ट करंट जनरेटर के बेसिक डिफरेंस को, क्योंकि ये दोनों जनरेटर अगर कंस्ट्रक्शन वाइज ऑब्जर्व किए जाएं तो इनकी बेसिक कंस्ट्रक्शन बिल्कुल रिजेंबल करती है। सिर्फ एक कंपोनेंट का डिफरेंस होता है जो उस बेसिक सेम कंस्ट्रक्शन को या तो एसी जनरेटर बना देता है या फिर डीसी जनरेटर। तो चलिए देखते हैं कि वो बेसिक कंस्ट्रक्शन क्या है और डिफरेंस क्या है। डियर स्टूडेंट, इससे पहले कि हम एसी जनरेटर और डीसी जनरेटर के डिफरेंस को समझें, आपको ये बताती चलूं कि टर्म जनरेटर का क्या मतलब है। डियर स्टूडेंट, जनरेटर का मतलब होता है कि ऐसी डिवाइस जो मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, और ये मैकेनिकल एनर्जी हम जनरेटर में मौजूद बेसिक कंस्ट्रक्शन को जब देते हैं तो इसका जो मेन सोर्स होता है या तो वाटर प्रेशर की वजह से हम फोर्स अप्लाई करते हैं और मैकेनिकल एनर्जी देते हैं, या फिर स्टीम के प्रेशर से हम एनर्जी या मैकेनिकल एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। डियर स्टूडेंट, मैंने अभी आपको स्टार्ट में बताया कि चाहे एसी जनरेटर हो चाहे डीसी जनरेटर हो, दोनों का काम है मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना, और इस कन्वर्जन के लिए जो बेसिक कंस्ट्रक्शन इनमें यूज होती है वो बेसिक कंस्ट्रक्शन भी सेम है, क्योंकि इनका बेसिक प्रिंसिपल ही सेम है। दोनों जनरेटर का जो बेसिक प्रिंसिपल है वो है फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, और इस बेसिक प्रिंसिपल पर बेस करते हुए जब इसकी कंस्ट्रक्शन की जाती है तो जो इसका सेम पार्ट है पहले हम वो डिस्कस करेंगे, और उसमें जो मूवमेंट्स हैं रेक्टेंगुलर कॉइल्स की उसे डिस्कस करने के बाद जब हम आउटपुट की तरफ मूव करेंगे तो हम देखेंगे कि कैसे आउटपुट अल्टरनेटिंग करंट बन जाती है या फिर डायरेक्ट करंट बन जाती है विद वन डिफरेंट कंपोनेंट। सो पहले हम ऑब्जर्व करते हैं कि कोई भी जनरेटर हो तो उसकी बेसिक कंस्ट्रक्शन में क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड हैं। सबसे पहले हमें चाहिए एक नॉर्थ एंड साउथ पोल के बीच में यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। इसके लिए आप जो मैग्नेट यूज करते हैं वो आप परमानेंट मैग्नेट भी यूज कर सकते हैं या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेट भी यूज कर सकते हैं। इस कॉम्बिनेशन ऑफ नॉर्थ और साउथ पोल के बीच में हम प्लेस करते हैं शाफ्ट को, और शाफ्ट के साथ अटैच करते हैं एक रेक्टेंगुलर कॉइल को। इस रेक्टेंगुलर कॉइल की एक वर्टिकल साइड को हम कहेंगे ए बी और दूसरी वर्टिकल साइड को हम कहेंगे सी डी। डियर स्टूडेंट, आप एक चीज अगर नोटिस करें तो ये रेक्टेंगुलर कॉइल जो कि एक मेटालिक कॉइल है, इसे हमने मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्लेस किया। जैसे ही आप इसे शाफ्ट की हेल्प से मैकेनिकल एनर्जी देंगे, अगर सपोज करें हम इसे क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं तो इस क्लॉकवाइज रोटेशन में आप ऑब्जर्व कर रहे हैं चेंज ऑफ फ्लक्स अक्रॉस द रेक्टेंगुलर कॉइल ए बी सी डी। अब आपके दिमाग में फौरन आना चाहिए कि अगर यहाँ पर हुआ चेंज ऑफ फ्लक्स तो क्या जनरेट होगा। प्रीवियस कितने लेक्चर्स में हम रिपीटेडली एक चीज पढ़ते आ रहे हैं कि जब भी होता है चेंज ऑफ फ्लक्स तो फैराडे लॉ ये कहता है कि वहां पर आएगी इंड्यूस्ड ईएमएफ, और उस इंड्यूस्ड ईएमएफ की वजह से जनरेट होगा इंड्यूस्ड करंट। अब इस रेक्टेंगुलर कॉइल को जब आप मोशन प्रोवाइड करते हैं और चेंज ऑफ फ्लक्स होता है तो इसमें रेक्टेंगुलर कॉइल के अंदर जब करंट आएगा यानी इंड्यूस्ड करंट, तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी, पहले हम राइट हैंड रूल की हेल्प से उसे ऑब्जर्व करते हैं। सपोज करें कि हम ये मोमेंट स्टार्टिंग मोमेंट लेते हैं और इस वक्त ए बी जो है वो हमारे पास अपर साइड पर है और सी डी हमारे पास बॉटम साइड पर है। हम इसे शाफ्ट की हेल्प से मैकेनिकल एनर्जी देंगे क्लॉकवाइज। सो जैसे ही ये रोटेट करना स्टार्ट करेगी, मैंने अभी रोटेशन स्टार्ट नहीं की, जस्ट स्टार्टिंग मोमेंट पर अगर क्लॉकवाइज रोटेशन हो तो वर्टिकल साइड ए बी में वेलोसिटी किस तरफ होगी, डाउनवर्ड, और सी डी में वेलोसिटी किस तरफ आएगी, अपवर्ड। अब हम राइट हैंड पाम रूल के अकॉर्डिंग पहले ये डिटरमिन कर लेते हैं कि साइड ए बी और साइड सी डी में करंट का डायरेक्शन क्या होगा। ए बी साइड इस वक्त मूव कर रही है डाउनवर्ड, सो राइट हैंड का जो थंब है वो वेलोसिटी के डायरेक्शन में अलाइन हुआ और फिंगर्स अलाइन हुई अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो पाम किस तरफ पॉइंट कर रहा है,
पाम पॉइंट कर रहा है आउट ऑफ द स्क्रीन, जिसे आप यूं भी कहते हैं कि नॉर्मल टू द पाम इज पॉइंटिंग आउट ऑफ द स्क्रीन, और यही डायरेक्शन होगा इंड्यूस्ड करंट इन वर्टिकल साइड AB which is out of the screen like this. अब अगर आप साइड CD को देखें तो वो मूव कर रही है अपवर्ड, सो वेलोसिटी है CD में अपवर्ड, सो थंब आपका पॉइंट करेगा अपवर्ड डायरेक्शन में, फिंगर्स पॉइंट करेंगे इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो पाम का नॉर्मल पॉइंट कर रहा है इनटू द स्क्रीन, सो आपके पास करंट इन CD कुछ इस तरह इनटू द स्क्रीन हो जाएगी। यहाँ आप एक बात थोड़ी देर के लिए याद रखें कि जो भी साइड वर्टिकली डाउनवर्ड मूव करेगी उसमें करंट होगा आउट ऑफ द स्क्रीन, और जो साइड अपवर्ड मूव करेगी उसमें करंट का डायरेक्शन होगा इनटू द स्क्रीन। डियर स्टूडेंट, अगर अब आपसे पूछा जाए कि इस कॉइल में जब रोटेशन स्टार्ट हुई तो करंट का डायरेक्शन क्या होगा, तो करंट कुछ इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा। लेकिन हाफ रोटेशन के बाद आप नोटिस करें कि AB और CD ने अपनी जगह एक्सचेंज कर ली है। CD इस वक्त टॉप पर आ गया है और AB आपके पास बॉटम पर है। ये अभी हाफ रोटेशन हुई है। अब हाफ रोटेशन के बाद CD जो अपवर्ड जा रहा था, अब वो किस तरफ मूव करेगा, उसमें वेलोसिटी हो जाएगी डाउनवर्ड और AB में हो जाएगी वेलोसिटी अपवर्ड। अब अगर वेलोसिटीज के डायरेक्शंस रिवर्स हुए हैं तो ऑब्वियसली इन दोनों साइड्स में करंट का डायरेक्शन भी रिवर्स हो जाएगा। सो जैसे ही करंट का डायरेक्शन आपने रिवर्स किया तो ओवरऑल करंट का डायरेक्शन चेंज हो गया। सो इस टाइम जब ये हाफ रोटेशन कंप्लीट करेगा तो करंट इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा। अब अगर आपने इस करंट को आउटपुट की तरफ फ्लो करना है तो हम दोबारा से देखते हैं कि फर्स्ट हाफ में करंट का क्या डायरेक्शन था। फर्स्ट हाफ में जब AB डाउनवर्ड आ रही थी तो ये डायरेक्शन ऑफ करंट था। सो अगर आप इस एंड से मूव करते हुए दूसरे एंड की तरफ जाएंगे और बीच में एक गैल्वानोमीटर अटैच करेंगे जो कि एक एक्सटर्नल लोड होगा, तो उस लोड को करंट कुछ इस डायरेक्शन में रिसीव होगी। ये है फर्स्ट हाफ रोटेशन में आउटपुट पर रिसीव होने वाली करंट का डायरेक्शन। अब जब AB और CD ने जगह आफ्टर हाफ रोटेशन एक्सचेंज कर ली और रोटेशन कंटिन्यू हुई, करंट का डायरेक्शन रिवर्स हुआ, तो गैल्वानोमीटर पर भी डायरेक्शन ऑफ करंट आपने रिवर्स ही ऑब्जर्व किया। यहाँ इसको थोड़ी देर रोकते हैं और डिस्कस करते हैं कि अगर अब आपने इस करंट को कंटिन्यूअसली इस गैल्वानोमीटर को देना है तो क्या होगा। जैसे ही आप इस कॉइल की रोटेशन को कंटिन्यू करते हैं तो आप एक चीज ऑब्जर्व करें कि ये जो वायर आपने आउटपुट या एक्सटर्नल सर्किट के लिए कनेक्ट की थी वो आपस में ट्विस्ट होना या आपस में गड़बड़ होना स्टार्ट हो गई है। इसका मतलब है कि हमें इस रोटेशन को अगर कंटिन्यू करना है तो इस तरह तो नहीं कर सकते, क्योंकि आउटपुट पर लगी हुई वायर्स में आपस में ट्विस्ट आना स्टार्ट हो गया है। सो इसे रोकते हैं और सोचते हैं कि आखिर क्या कनेक्ट करें ताकि ये सर्किट में स्मूथ आउटपुट फ्लो कर सके और सर्किट की जो वायर्स हैं वो आपस में ट्विस्ट ना हो। इसके लिए हम अब आएंगे उस पार्ट की तरफ जो डिफरेंशिएट करता है AC और DC को। अब अगर आपने इस आउटपुट को एज इट इज अपने एक्सटर्नल सर्किट को देना है तो क्योंकि इसमें पोलैरिटी रिवर्स हो रही थी आफ्टर हाफ रोटेशन, तो ये कहलाएगी ऑल्टरनेटिंग करंट, क्योंकि आफ्टर हाफ रोटेशन करंट ने डायरेक्शन चेंज कर लिया था। अगर आपने इस करंट को एज इट इज किसी एक्सटर्नल सर्किट को देना है तो फिर हम कहेंगे कि ये AC जनरेटर है और आउटपुट पर करंट को ट्रांसमिट करने के लिए जो हम डिवाइस यूज करेंगे वो कहलाती है स्लिप रिंग्स R एंड R प्राइम। ये स्लिप रिंग्स R एंड R प्राइम आपने कुछ इस तरह अटैच करने हैं कि एक आउटपुट का टर्मिनल स्लिप रिंग R के साथ अटैच हो और दूसरा टर्मिनल स्लिप रिंग R प्राइम के साथ अटैच हो, और साथ ही हमने दो कार्बन ब्रशेस भी अटैच किए हैं A एंड B। ये कार्बन ब्रशेस अपनी जगह पर फिक्स्ड होंगे और इन कार्बन ब्रशेस के थ्रू आप अपने एक्सटर्नल लोड फॉर एग्जाम्पल गैल्वानोमीटर को आप कुछ इस तरह कनेक्ट कर देंगे। यहाँ एक बात आपने ध्यान से ऑब्जर्व करनी है कि ये टर्मिनल जो स्लिप रिंग R प्राइम के साथ अटैच्ड है वो R रिंग के अंदर से तो आ रहा है लेकिन वो उसे टच नहीं कर रहा। सो ये दोनों जो रिंग्स हैं ये एक दूसरे से इंसुलेटेड हैं, इनका आपस में कोई भी कनेक्शन नहीं है। और ये रिंग्स जब कॉइल रोटेट करती है तो ये भी साथ साथ रोटेट करते हैं,
जबकि कार्बन ब्रशेस अपनी ही जगह पर फिक्स्ड होते हैं। सो कार्बन ब्रश के आगे ये रिंग स्लिप होते हुए कुछ इस तरह मूव करेंगे अलोंग विद द रोटेशन ऑफ द कॉइल। क्योंकि ये कार्बन ब्रश के साथ स्लिप होकर आगे की तरफ मूव करते जा रहे हैं, इसलिए इन्हें स्लिप रिंग्स कहा जाता है। अब अगर हम इसको फर्स्ट हाफ के लिए ऑब्जर्व करें तो हम अगेन स्टार्टिंग पोजीशन ये रखते हैं कि ए बी आपके पास टॉप पर है और सी डी बॉटम पर है। क्लॉकवाइज रोटेशन दी विद द हेल्प ऑफ शाफ्ट। आपने जब इसको मूव किया तो फर्स्ट हाफ रोटेशन में आपके पास गैल्वानोमीटर पर करंट कुछ इस डायरेक्शन में रिसीव हुई, जबकि नेक्स्ट हाफ में जब ए बी और सी डी ने अपनी जगह एक्सचेंज कर ली तो आपके पास करंट का डायरेक्शन आउटपुट पर रिवर्स हुआ और बड़े स्मूथ वे में आपने अपने गैल्वानोमीटर को ये करंट दी। अब अगर हम इस कॉइल को तेजी के साथ मूव करें फॉर ऑल रोटेशंस तो आपके पास गैल्वानोमीटर पर कुछ इस तरह राइट और लेफ्ट साइड पर डिफ्लेक्शंस होंगी, जो कि करंट की पोलैरिटी के आफ्टर हाफ रोटेशन रिवर्स होने को इंडिकेट करते हैं और ये कहलाता है अल्टरनेटिंग करंट। अब अगर मैं आपसे कहूं कि ये एक्सटर्नल सर्किट अरेंजमेंट आप हटा दें, अब इस कॉइल के साथ आप कुछ ऐसा अटैच करें कि ये जो रिवर्सल ऑफ करंट आ रहा था ये ना आए और आपके पास आउटपुट पर डायरेक्ट करंट रिसीव हो, तो अब आप क्या अटैच करेंगे? अब हम जो इन दो टर्मिनल के साथ डिवाइस अटैच करेंगे वो कहलाती है स्प्लिट रिंग्स, जिसमें आप एक पूरे रिंग्स को 2 हाफ्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो आपके पास 2 स्प्लिट रिंग्स बनेंगे। इन स्प्लिट रिंग्स को कमोटेटर भी बोला जाता है। ये आपके शॉर्ट क्वेश्चंस में भी सम टाइम आ जाता है कि व्हाट इज अ कमोटेटर। डियर स्टूडेंट, ये कमोटेटर या स्प्लिट रिंग को जिस साइंटिस्ट ने बनाया था उसका नाम था विलियम स्टर्जन और ये बनाया गया था इन 1834, जिसमें एक कंप्लीट आपका जो रिंग है उसे आप 2 हाफ्स में डिवाइड करते हैं। और ये आपको क्या बेनिफिट देता है? ये आपको ये बेनिफिट देता है कि इससे जो रिवर्सल ऑफ पोलैरिटी या आपके पास आउटपुट पर जो करंट की पोलैरिटी रिवर्स हो रही थी, ये उस रिवर्सल को रोकता है और पोलैरिटी जब रिवर्स नहीं होती तो आपको आउटपुट पर ये डायरेक्ट करंट रिसीव करवाता है। अब इससे आपको डायरेक्ट करंट किस तरह मिलती है और इस स्प्लिट रिंग को हमने एक्सटर्नल सर्किट के साथ कैसे अटैच करना है वो देखते हैं। अगेन आपने कार्बन ब्रश ए एंड बी लिए, उसके साथ आपने जब इस रिंग को कनेक्ट करना है तो आप एक हाफ को कर दें रेड कलर में और दूसरे को कर दें ब्लू कलर में। आप एक कॉइल का जो टर्मिनल है वो रेड पोर्शन के साथ अटैच कर दें और एक टर्मिनल आप ब्लू पोर्शन के साथ अटैच कर दें। अब जब ये मूव करेगा तो आपने रेड और ब्लू की कार्बन ब्रश ए और बी के साथ कनेक्शन पर गौर करना है ताकि आप ये समझ सकें कि किस तरह ये स्प्लिट रिंग रिवर्सल ऑफ करंट को रोकता है। अगेन हम यहां से स्टार्ट लेते हैं जहां हमने प्रीवियस भी यही डिस्कस किया कि ए बी टॉप पर है, सी डी आपका बॉटम पर है। अब हम क्लॉकवाइज रोटेशन को कंटिन्यू करते हैं। जैसे ही क्लॉकवाइज रोटेशन कंटिन्यू हुई तो रेड मूव हुआ टूवर्ड्स द कार्बन ब्रश बी और उसमें करंट का डायरेक्शन आप नोट कर लें। क्योंकि ए बी साइड डाउनवर्ड आ रही है तो करंट है आउट ऑफ द स्क्रीन इन रेड साइड और ब्लू साइड जो कि अपवर्ड जा रही है उसमें करंट का डायरेक्शन है इनटू द स्क्रीन। सो हाफ रोटेशन में जब कार्बन ब्रश बी से अटैच करता हुआ नीचे की तरफ आया और ब्लू ऊपर की तरफ गया तो हाफ रोटेशन के बाद जब सी डी और ए बी ने जगह एक्सचेंज कर ली। अब यहां आपने बात ध्यान से सुननी है। अब जो ब्लू रिंग है उसमें करंट का डायरेक्शन पहले इनटू द स्क्रीन था और वो कार्बन ब्रश ए को टच कर रहा था और जो रेड वाली साइड है उसमें करंट का डायरेक्शन था आउट ऑफ द स्क्रीन और वो कार्बन ब्रश बी को टच कर रहा था। अब जैसे ही यहां से आप नेक्स्ट हाफ के लिए रोटेशन स्टार्ट करेंगे तो ब्लू में करंट का डायरेक्शन चेंज होकर आउट ऑफ स्क्रीन हुआ और वो बी कार्बन ब्रश को टच करना स्टार्ट हो गया। रेड में करंट का डायरेक्शन हुआ इनटू द स्क्रीन और उसने कार्बन ब्रश ए को टच किया। सो ए और बी को ये पता भी नहीं चला कि उसके सामने करंट का डायरेक्शन चेंज हुआ है। रेड और ब्लू जो इसके रिंग्स हैं हाफ, उनमें तो करंट का डायरेक्शन चेंज हुआ लेकिन करंट के डायरेक्शन के चेंज के साथ ही उन्होंने ए और बी पे भी जगह एक्सचेंज कर ली, जिसकी वजह से आउटपुट पर लगे हुए गैल्वानोमीटर को आप ऑब्जर्व करें
तो उसमें आपको कंटिन्यूअस रोटेशन में एक ही डायरेक्शन में करंट रिसीव हो रहा है, क्योंकि आफ्टर एवरी हाफ रोटेशन रेड और ब्लू रिंग्स ए और बी के साथ अपना कॉन्टेक्ट भी एक्सचेंज कर लेते हैं, जिसकी वजह से आपके पास आउटपुट पर करंट का डायरेक्शन सेम रहता है। ये तो था डियर स्टूडेंट आपके कम्यूटेटर यानी स्प्लिट रिंग का फंक्शन, जिसकी वजह से जब आपको आउटपुट रिसीव होती है तो उसे कहा जाता है डायरेक्ट करंट, और उसे ग्राफिकली कुछ आप इस तरह इंडिकेट करते हैं। डियर स्टूडेंट, अगर आप इस ग्राफ को देखें तो इसमें डायरेक्ट करंट की वैल्यू पहले 0 है, फिर मैक्सिमम से हुई 0, फिर मैक्सिमम, फिर 0, यानी मैग्नीट्यूड में थ्रू आउट वेरिएशन है। और आप जानते हैं कि डायरेक्ट करंट की एक कांस्टेंट वैल्यू होती है। सो अगर आपने कांस्टेंट वैल्यू अचीव करनी है तो इसके लिए जो आपकी बुक में टॉपिक है डीसी जनरेटर का, उसके लास्ट पैराग्राफ में ये चीज मेंशन की गई है कि फॉर कांस्टेंट डीसी आप यहाँ पर सिंगल कॉइल की बजाय मल्टीपल कॉइल्स को अटैच करते हैं, और उन मल्टीपल कॉइल्स की आउटपुट को आप उस वक्त रिसीव करते हैं जब वो अपनी पीक वैल्यू पर होती हैं। सो आप सारी कॉइल्स की जब पीक वैल्यूज को आउटपुट पर रिसीव करते हैं जो कि सेम पीक वैल्यूज होती हैं, तो आपके पास आउटपुट एक कांस्टेंट पीक वैल्यू कैरी करती है। ये तो था वेव फॉर्म ऑफ डायरेक्ट करंट। अगर मैं आपसे कहूं कि जब हमने स्लिप रिंग्स अटैच किए थे तो स्लिप रिंग्स की प्रेजेंस की वजह से जो गैल्वानोमीटर में पोलैरिटी हर हाफ साइकिल के बाद रिवर्स हो रही थी, इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग आप ग्राफ ड्रॉ करें विद टाइम पीरियड ऑफ 1 कॉइल रोटेशन, तो वो ग्राफ किस तरह बनेगा। उस ग्राफ के लिए हम टाइम लेते हैं अलोंग द एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर हम करंट की वैल्यूज को ड्रॉ करेंगे। पॉजिटिव वाई एक्सिस पर पीक वैल्यू हम ले लेते हैं आई नॉट, और नेगेटिव वाई एक्सिस पर ले लेते हैं माइनस आई नॉट, और एक्स एक्सिस पर हम एक कंप्लीट टाइम पीरियड के क्वार्टर टाइम के अकॉर्डिंग पोर्शंस बना लेते हैं। फर्स्ट पोर्शन है 0 से t/4, नेक्स्ट क्वार्टर होगा t/2, नेक्स्ट थर्ड क्वार्टर होगा 3t/4 और लास्ट हो जाएगा t। डियर स्टूडेंट, अब इस टाइम के साथ साथ कॉइल जब रोटेट करती है तो उसमें चेंज ऑफ फ्लक्स के साथ साथ इंड्यूस्ड करंट किस तरह वेरी करती है उसे हम ऑब्जर्व करते हैं। अगेन ये हमारा कॉइल का स्टार्टिंग पोजीशन है जिसमें AB टॉप और CD बॉटम पर है। अगर ये हमारा स्टार्टिंग इंस्टेंट है तो हम t0 सेकेंड अज्यूम करते हैं। इस स्टार्टिंग इंस्टेंट पर अभी कॉइल ने कोई भी चेंज ऑफ फ्लक्स नहीं किया, लेकिन उसमें से पास होने वाला फ्लक्स आप कह सकते हैं कि इस मोमेंट पर मैक्सिमम है, बट चेंज ऑफ फ्लक्स 0 है। सो जब आप ग्राफ के ऊपर 0 सेकेंड को ड्रॉ करेंगे तो 0 सेकेंड का मतलब है जस्ट स्टार्टिंग टाइम, सो देयर इज नो इंड्यूस्ड करंट बिकॉज देयर इज नो चेंज ऑफ फ्लक्स। सो आपके पास स्टार्टिंग 0 सेकेंड का जो डॉट आएगा वो इस जगह पर आएगा जो कि 0 करंट को इंडिकेट करता है। अब कॉइल की रोटेशन को कंटिन्यू करते हैं फॉर फर्स्ट क्वार्टर। आपके पास फ्लक्स मैक्सिमम से हुआ मिनिमम, कॉइल आ गई वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल पोजीशन पर। यहां रुकते हैं और डिस्कस करते हैं कि फ्लक्स में कैसा चेंज आया। आपने ऑब्जर्व किया था कि वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल में आते हुए चेंज ऑफ फ्लक्स है मैक्सिमम टू मिनिमम, फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है। सो इंड्यूस्ड करंट इसे बढ़ाने के लिए खुद को बढ़ाएगी। सो जब आप y एक्सिस पर इंड्यूस्ड करंट को ड्रॉ करेंगे तो वो इस 0 वैल्यू से बढ़ती हुई आ जाएगी I नॉट तक, विच इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड करंट ड्यूरिंग t/4 मूवमेंट। अब इस कॉइल को फर्दर मूव करते हैं। सो t/4 से जब वो हॉरिजॉन्टल से दोबारा अगला क्वार्टर कंप्लीट करते हुए इस पोजीशन पर आई तो वो हॉरिजॉन्टल से अगेन वर्टिकल पोजीशन तक आ गई और हाफ रोटेशन कंप्लीट हो गई। इस मूवमेंट में दोबारा देखिए आप कि हॉरिजॉन्टल से जब वो वर्टिकल की तरफ जा रही है तो फ्लक्स हो रहा है 0 से मैक्सिमम। सो इस सिचुएशन में इंड्यूस्ड करंट इस मैक्सिमम होते हुए फ्लक्स को रोकने के लिए अपनी वैल्यू को कम करेगी। सो जब आप y एक्सिस पर इंड्यूस्ड करंट पर आएंगे तो इंड्यूस्ड करंट मैक्सिमम से कम होकर 0 पर आ जाएगी आफ्टर हाफ रोटेशन। अब नेक्स्ट जो क्वार्टर है दैट इज 3t/4, उसके लिए रोटेशन को कंटिन्यू करते हैं। कॉइल मूव हुई फॉर नेक्स्ट थर्ड क्वार्टर,
तो कॉइल की मूवमेंट में जगह भी एक्सचेंज हो गई है, ए बी और सी डी की, करंट का डायरेक्शन भी रिवर्स होगा। अगेन फ्लक्स हो रहा है मैक्सिमम से 0 और इंड्यूस्ड करंट इसको 0 ना होने के लिए बढ़ेगी। सो बढ़ाते हुए इंड्यूस्ड करंट आपके पास जब y एक्सिस पर आए आप, तो रिवर्स इंड्यूस्ड करंट आपकी माइनस आई नॉट की तरफ जाएगी। इसको मैं रिपीट करती हूं, जब आप थर्ड क्वार्टर ऑफ टाइम पीरियड में पहुंचेंगे तो ए बी और सी डी की जगह एक्सचेंज हो गई थी, सो करंट का डायरेक्शन रिवर्स होगा। और जब आपने कॉइल को मूव किया तो फ्लक्स का चेंज है मैक्सिमम टू मिनिमम, सो इंड्यूस्ड करंट इंक्रीज होगी और माइनस आई नॉट की वैल्यू को अटेन करेगी। अब इसका जो फाइनल क्वार्टर होगा वो कुछ इस तरह होगा, जिसमें अगेन फ्लक्स आपके पास मिनिमम टू मैक्सिमम हुई और इंड्यूस्ड करंट ने खुद को कम करते हुए माइनस आई नॉट से 0 वाली वैल्यू अचीव कर ली। सो आपने देखा कि किस तरह एक कंप्लीट रोटेशन में चेंज ऑफ फ्लक्स के साथ साथ इंड्यूस्ड करंट फर्स्ट हाफ में खुद को मैक्सिमम करती है और फिर 0 कर लेती है, और नेक्स्ट हाफ में इंड्यूस्ड करंट खुद को ऑपोजिट डायरेक्शन में मैक्सिमम करते हुए दोबारा 0 कर लेती है। सो डियर स्टूडेंट, ये तो था बिहेवियर इंड्यूस्ड करंट का विद टाइम पीरियड। एंगल के साथ ये इंड्यूस्ड करंट किस तरह खुद को चेंज करती है, इस इंड्यूस्ड ईएमएफ इंड्यूस्ड करंट का अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर में क्या फार्मूला है, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिन पे ये फर्दर डिपेंड करती है, इसकी डिटेल हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। टिल नेक्स्ट लेक्चर, अल्लाह हाफिज।